जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। चलो चलते हैं कहानी के सफ़र। उनके लिए एक बड़ा सवाल ये था कि वो आखिर किसको देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर और पीवी नरसिम्हा राव दोनों मिलकर देश के अगले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तय करने में जुट गए थे। दरअसल डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर और पीवी नरसिम्हा राव दोनों चाहते थे कि देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर आईजी पटेल बने, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर ने पीवी नरसिम्हा राव से कहा, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए और उनको अगला फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। नई सरकार के गठन से कुछ देर पहले पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके फौरन प्रेसिडेंट हाउस आने को कहा। इस तरह से पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए उनको मना लिया था, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनकी रजामंदी ली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने 2 दिन उनको जवाब नहीं दिया था। इसके अगले ही दिन पीवी नरसिम्हा राव ने टीवी पर आकर अपनी सरकार के इरादे बता दिए थे। उन्होंने टीवी पर कहा था कि देश की इकोनॉमी एकदम खराब हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त देश की जनता को भरोसा दिलाया था कि वो इंडियन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कमर कस चुके हैं और बगैर वक्त बर्बाद किए उनकी सरकार इस पर काम करने जा रही है। उन्होंने उस वक्त टीवी पर आकर जो भी बात कही थी वो एकदम सही थी, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए और फिर भारत की डूबती हुई कश्ती इससे बाहर आ गई। पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई आर्थिक सुधार किए, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना शामिल था। ऐसे में कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी एक खोज के तौर पर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनकर देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम बनते ही कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत के द्वारा बढ़ाए गए कदमों की वजह से देश कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को बेहतर स्थिति में ला दिया था। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उन फैसलों को पलट दिया था जिससे देश की इकोनॉमी चौपट हो रही थी। मनमोहन सिंह ने जब पहले बजट का ऐलान किया तो उससे पहले ही 2 बार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई जा चुकी थी। उस वक्त डॉलर की कीमत सरकार तय करती थी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में सरकार ने रुपए की कीमत कम कर दी थी। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से पहले कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करेगी और उसका प्राइस सरकार तय करती थी। इसके अलावा विदेशी कंपनी यहाँ पर ना के बराबर पैसा लगाती थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आते ही ये सब पाबंदियां हटा दी थी। उस वक्त सरकार कार, स्कूटर, बाइक, घड़ी से लेकर टेलीविजन तक बनाती थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इन चीजों से अपना हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार अपनी सोच में बदलाव लेकर आई। दरअसल नरसिम्हा राव की सरकार ने इकोनॉमी मॉडल को चेंज करने का फैसला कर लिया था और उसने एक झटके में इकोनॉमी सिस्टम के समाजवादी मॉडल को निकाल बाहर करते हुए इकोनॉमी लिबरेशन पर काम करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हालांकि ये फैसला लेना नरसिम्हा राव के लिए आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी के अंदर भी उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी तरह से देश की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और देश में एक बार फिर खुशहाली लाई जाए, गरीबों को खत्म किया जाए और लोगों को किसी न किसी तरीके से रोजगार दिया जाए। नरसिम्हा राव ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी खुद अपने पास रखी थी, जिसमें लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए
नरसिम्हा राव ने खुद ब्लूप्रिंट तैयार किया था और उन्होंने इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी और एक के बाद एक उन्होंने बड़े फैसले कर डाले। लाइसेंस राज के खत्म होते ही इंडियन इकोनॉमी की नाव को एक बड़ा सहारा मिल चुका था और आगे का ब्लूप्रिंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर पीएम नरसिम्हा राव ने एक खाका तैयार कर लिया था। नरसिम्हा राव ने कई मौकों पर अपोजिशन लीडर से इंडियन इकोनॉमी को लेकर बात करते थे। उस वक्त में अपोजिशन में बैठे सुब्रमण्यम स्वामी को जोड़ कर रखा था और उनसे भी राय लेते थे। नरसिम्हा राव ने इंडिया की मार्केट को दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर से पैसा आने लगा और पैसे से पैसा बनने में देर नहीं लगी। वहीं शेयर मार्केट में नया जोश देखने को मिलने लगा। इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी और बेहतर होती गई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे बाकी की कहानी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और इकोनॉमी। जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है तो उनको बतौर पीएम याद नहीं किया जाता, बल्कि उनको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ज्यादा सुर्खियां मिली थी। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया था। ये एक अहम बात है कि सत्ता को संभाले हुए पीवी नरसिम्हा राव को बेहद कम दिन हुए थे। इसके अलावा उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडियन इकोनॉमी को फिर से कैसे अच्छा किया जाए। इतना ही नहीं, उनकी सरकार को बहुत मुश्किल से बहुमत भी मिला था, यानी दोनों तरह से पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर बड़ा प्रेशर बन गया था। लेकिन वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर की तरह अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला किया। बीबीसी की रिपोर्ट को माने तो जब 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके पास उस वक्त के कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा पीवी नरसिम्हा राव के पास गए और उन्होंने देश की इकोनॉमी को लेकर पीएम को समझाते हुए कहा था कि देश की इस वक्त की इकोनॉमी पटरी से उतर चुकी है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि देश की इकोनॉमी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उन्होंने आगे पीएम से कहा था कि भारत के पास आयात बिल भरने की किल्लत हो गई है। देश के पास मात्र 2 से 3 हफ्ते तक का इंपोर्ट बिल भरने जितनी विदेशी मुद्रा बची थी। अगर भारत अपने लघु अवधि के कर्जों का भुगतान नहीं करता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत डिफॉल्टर घोषित हो सकता था। ये एक ऐसा दौर था जब इंडिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इंडिया की जो हालत हुई थी, ठीक उसी तरह सिकंदर का देश ग्रीस भी 2015-16 से उसी दौर से गुजर चुका था। भले ही देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत को आर्थिक आजादी शायद 24 जुलाई 1991 को मिली थी। भले ही ये सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि 24 जुलाई को पेश किए गए बजट ने भारत में एक नई खुली इकोनॉमी की नींव रखी थी, जो आगे चलकर न्यू इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए मददगार रही। ये जो इंडिया आप देख रहे हैं, वो शायद उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। पीएम पीवी नरसिम्हा राव की निगाह मनमोहन सिंह पर पड़ी, जो थोड़े समय पहले ही चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। बाद में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन बने थे। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत ने अपनी इकोनॉमी ट्रैक पूरी तरह से चेंज कर दिया था और पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी छूट दे रखी थी कि आप कुछ भी करें, लेकिन किसी भी तरह से भारत को डूबने से बचा लें। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुले तौर पर पीवी नरसिम्हा राव को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इंडिया की नई तस्वीर का पूरा खाका तैयार कर लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 24 जुलाई 1991 के बजट का अहम हिस्सा थी। सीनियर जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने बीबीसी को बताया था कि डॉक्टर सिंह की साख इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में अच्छी थी और पीएम राव को उन्हें वित्त मंत्री बनाने के पीछे मोटिव ये था
कि इंटरनेशनल बैंकों से कर्ज आसानी से मिल सके। इतना ही नहीं, एक बार डॉक्टर सिंह वित्त मंत्री बने तो नरसिम्हा राव ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इस बजट को जब मनमोहन सिंह पेश करने जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने बजट की शुरुआत फ्रांसीसी विचारक विक्टर ह्यूगो की उन लाइन से की, जिसको आज भी मैनेजमेंट और राजनीति के क्लासेस में इसको लेकर डिबेट होती है। मनमोहन सिंह ने लोकसभा में कहा कि दुनिया की कोई शक्ति उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ पहुंचा है। दरअसल मनमोहन सिंह जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि उस वक्त इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत थी और मनमोहन सिंह ने इसी को ध्यान में रखकर अपना बजट तैयार किया था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने से इंडिया की तकदीर को बदलते हुए देर नहीं लगी। उस पूरे बजट की बात की जाए तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और 24 जुलाई 1991 को शाम के 5 बजे थी और संसद का बजट सत्र चल रहा था। मनमोहन सिंह बजट पेश कर रहे घंटों में अपने इरादे और तेवर दोनों को बता दिए थे। उन्होंने अपने बजट से ये भी बताया कि क्यों इंडिया समाजवादी मॉडल से इधर खुले बाजार के दौर में प्रवेश कर रहा था, जिसका सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो पूंजी के प्रवाह पर आधारित था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट भाषण में आर्थिक सुधारों की अहमियत बताते हुए कहा था कि खोने के लिए देश के पास कोई समय नहीं है। साल दर साल न तो सरकार और न ही अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों से परे जाकर चलती रह सकती है। उधार लिए गए पैसे या वक्त पर निर्भर रहने का अब कोई वक्त नहीं रह गया है। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन सूर्य प्रकाश उस समय इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बीबीसी से एक बातचीत में कहा था कि हर हफ्ते ये वामपंथी सांसद मनमोहन सिंह पर निशाना साधते थे अर्थव्यवस्था को खोलने के कारण, लेकिन नरसिम्हा राव उनके पीछे खड़े रहे। उन्होंने कहा, तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 साल वो वित्त मंत्री रहे और नरसिम्हा राव उनके साथ खड़े रहे। मनमोहन सिंह के बारे में नरसिम्हा राव भी एक अलग सोच रखते थे और उनको उन पर पूरा भरोसा था कि वो भारत की इकोनॉमी को बचा लेंगे। नरसिम्हा राव ने खुद जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे यानी आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और उनके पीछे मैं चट्टान की तरह खड़ा था। इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में सुने। 1991 का बजट रिफॉर्म। देश में इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी पीएम को क्रेडिट दिया जाता है तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि वो ऐसे दौर में देश के प्रधानमंत्री बने थे जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम बनने के बाद कई इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए, जिसमें लाइसेंस राज को खत्म करना सबसे ज्यादा अहम था और मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक 19,000 शब्दों वाली स्पीच सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। अगर भारतीय इकोनॉमी के इतिहास को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को आजादी के बाद से ही इकोनॉमी तौर पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस वक्त देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इकोनॉमी को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई थी। इंदिरा गांधी ने 1966 में सुधार की कोशिश की थी, लेकिन वो बाद में फेल हो गई, जबकि राजीव गांधी कंप्यूटर और कलर टीवी लेकर भले आए हों, लेकिन वो इकोनॉमी को बेहतर बनाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक में भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से बिखरने लगी और समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि देश की इकोनॉमी कब डूब जाए ये किसी को नहीं पता था। चंद्रशेखर ने पीएम बनने के बाद कुछ फैसले लिए, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। लेकिन बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। कहा जाता है कि एक बजट को तैयार करने में 3 महीने लगते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के पास सिर्फ 1 महीना था इस अहम बजट को तैयार करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ देश की इकोनॉमी को लाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया था। हालांकि बजट पेश करने से पहले मनमोहन सिंह जब पीएम के पास गए थे, तब उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, अगर यही चाहिए था
तो फिर मैंने आपको क्यों चुना। लेकिन इस बजट का सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के भीतर ही हुआ था। मनमोहन सिंह के इस पिटारे में और क्या क्या था और इस बजट से कैसे इंडिया को डूबने से बचा लिया था, ये जानेंगे। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया था और अपने बजट के जरिए विदेशी कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए थे। इससे न केवल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो मनमोहन सिंह के आत्मविश्वास से भरे शब्दों के विपरीत आर्थिक सुधार लाने का फैसला भी भारत की एक मजबूरी थी, जो अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। नरसिम्हा राव की सरकार जून में आई और एक महीने के बाद वो मशहूर बजट पेश किया गया, जिससे देश की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में अपना पहला बजट संसद में पेश किया था। उन्होंने बजट पेश किया जिसने लाइसेंस परमिट राज के दौर को खत्म कर दिया, बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया, निजी कंपनियां आईं, विदेशी कंपनियों ने भी प्रवेश किया। उनका ये बजट एक तरह से इंडिया की हिस्ट्री में बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। इसी बजट की वजह से इंडिया की इकोनॉमी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक अलग खाका तैयार हो गया था। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी के कमजोर होने के कई कारण थे। शेयर बाजार में घपले, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए वॉर, आयात के लिए जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम और विदेशी पूंजी निवेश पर सरकारी रोक जैसे कई कारण थे जो इंडिया की इकोनॉमी को लगातार डुबाने की कोशिश करते रहे। कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। बजट में बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को भी कम किया गया। बैंकों को जमा और कर्ज पर इंटरेस्ट रेट और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार दिया गया। नए निजी बैंक खोलने के नियम भी आसान किए गए। इससे देश में बैंकों का भी विस्तार हुआ। केंद्र सरकार ने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। किस वस्तु का कितना उत्पाद होगा और कितनी कीमत होगी, इसका फैसला बाजार पर छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने करीब 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कोशिशों का नतीजा था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को अब सीधी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन का रास्ता खोल दिया गया। इसका असर एक दशक देखने को मिला जब इंडिया की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने लगे। वही जिस सोने को इंडिया ने अपनी इकोनॉमी की खातिर गिरवी रखा था, लेकिन मनमोहन सिंह के बजट ने उन सोनों को वापस हासिल कर लिया। दरअसल 1991 में ही दिसंबर के महीने में मिली जब सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना फिर से खरीदकर आरबीआई को सौंप दिया। सरकार ने पूरी तरह से समाजवादी मॉडल को एक झटके से खत्म कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों ये समझ चुके थे कि समाजवादी इकोनॉमी मॉडल इंडिया की इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो रहा है। ऐसे इस मॉडल को फौरन हटा लिया गया और सरकार के इस फैसले पर उस वक्त विदेशी कंपनियों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। सरकार के इस नए फैसले से प्राइवेट कंपनियां भी मार्केट में आने लगी। जिस सॉफ्टवेयर कंपनियों की ऊंची ऊंची इमारतें आज नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद में नजर आती हैं, ये उस वक्त मनमोहन के बजट का कमाल था, क्योंकि उनकी नींव इसी बजट में डाली गई थी। सरकार ने इस बजट में सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए आईटी एक्ट की धारा 80 HC के तहत टैक्स में छूट का ऐलान किया। मनमोहन सिंह के बजट का असर देखने को तब और मिला जब नए उद्योग आए, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली और भारत में पहली बार करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर लोगों को समान रूप से जोड़ा गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2006 से 2016 के बीच 27.10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उस समय की मीडिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक नया हीरो बनाकर सामने पेश किया था, लेकिन जानकारों की माने तो आर्थिक सुधार के असली नायक तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इस बजट के अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं उन कठिनाइयों को कम करके नहीं आंकना चाहता जो इस कठिन और लंबी यात्रा के दौरान हमें मिलने वाली है।
अपने बजटीय भाषण के अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा था, वो इंदिरा गांधी को कहते थे कि देश के मसलों को निपटाने में पूरे भाव के साथ काम करना चाहिए, लेकिन भावुक नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने आगे कहा कि इस तरह के मौके पर मेरे कुछ भावुक हो जाने के कारण मैं संसद से माफी मांगना चाहूंगा। वो बोले, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है। मैं जिस गांव में रहता था उसके अक्सर सूखे की चपेट में रहने की आशंका रहती थी। यह पाकिस्तान में है। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और ग्रांट से मैं कॉलेज तक पहुंच पाया। ब्रिटेन में पढ़ने गया। इस देश ने मुझे बहुत सम्मान दिया। कई प्रतिष्ठित पदों पर मुझे सेवाएं देने का मौका मिला। ये मुझ पर कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। अपनी पृष्ठभूमि बताने के बाद मनमोहन सिंह बोले कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता रहूंगा। वित्त मंत्री को सख्त होना चाहिए। देश के हितों की रक्षा करने के लिए मैं ऐसा करूंगा भी, लेकिन मेरा वादा है कि देश की जनता के साथ मेरा रुख नरम ही रहेगा। मैं कभी नहीं भूल सकता कि सभी आर्थिक प्रतिक्रियाएं अंत में लोगों के हितों की ही सेवा के लिए होती है। ऐसे में 24 जुलाई 1991 का दिन हर महीने से अहम लगता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो क्रांतिकारी बजट पेश किया जिसने इंडियन इकोनॉमी को समाजवाद की जकड़न से मुक्त कर दिया। खासकर उनके बजट भाषण ने भारत की हैसियत, तकदीर और वर्ल्ड इकोनॉमी में जगह, तीनों चीजें बदल कर रख दी। लेकिन फिर आप इसके बाद इंडियन हिस्ट्री को खासकर देश की इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस वक्त की कोशिशों का नतीजा है जो आज न्यू इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो ये बेहद शानदार है। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रही, जो 4 तिमाहियों में सबसे कम है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर, सप्लाई की चुनौतियों और रूस यूक्रेन जंग के कारण कमोडिटी और क्रूड की कीमत में तेजी से जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित किया। इसके बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 8.7% की रफ्तार से बढ़ी। ये 22 साल में सबसे अधिक है। इसके साथ ही भारत फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली 3 तिमाहियों में देश की इकोनॉमी क्रमशः 8.4% और 5.4% की रफ्तार से बढ़ी। हालांकि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी ग्रोथ की दर 8.9% रहने का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर में 6.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। बैंक सीरीज के हिसाब से वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा है। तब इसमें 8.8% तेजी आई थी। करंट सीरीज में भी ये 17 साल में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। एनएसओ की माने तो वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी 147.36 लाख करोड़ रुपए हो गए, जबकि एक साल पहले ये 135.58 लाख करोड़ रुपए रही थी। भारत की तुलना में चीन की इकोनॉमी जनवरी-मार्च 2022 की तिमाही में 4.8% की दर से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य वर्धन 8.1% की दर से बढ़ा। इसके पहले वर्ष 2020-21 में जीवीए 4.8% घट गया था। नरसिम्हा और मनमोहन सिंह की जोड़ी। 90 के दशक में इंडिया की इकोनॉमी में भारी बदलाव देखने को मिल रहा था। दरअसल उस वक्त के पीवी नरसिम्हा राव को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो इंडिया की इकोनॉमी को लेकर एक अलग सोच रखता हो। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी खोज मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को समाजवादी जकड़न से आजाद कराया था। मनमोहन सिंह के पास फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने का एक बड़ा प्लान था। जब नई सरकार और शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था, यानी नई सरकार बनने के केवल 3 घंटे पहले, पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बताया,
मैं आपको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर हम सफल होते हैं तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर हमारे हाथ असफलता लगती है तो आपको जाना पड़ेगा। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के हिंदी वर्जन को नीलम भट्ट ने बेहद खूबसूरती से हिंदी में लिखा है। बुक में बताया गया कि प्रणब मुखर्जी अपने आप को अगला फाइनेंस मिनिस्टर मानकर चल रहे थे। बुक में आगे कहा गया है कि 20 जून को उन्होंने जयराम नरेश से कहा था, जयराम तुम मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में होंगे या फिर पीवी के साथ साउथ में। दरअसल उस वक्त प्रणब मुखर्जी का दावा मजबूत था, वो भी इकोनॉमी की दुनिया के जाने माने चेहरा थे, जबकि इससे पहले 1982 से 1984 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे और उस दौर में क्रोनी कैपिटलिज्म काफी फला फूला। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा इकोनॉमी सिस्टम जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग के बीच साठगांठ पर निर्भर करती थी। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग को प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करता रहता है। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया में बुक में आगे संजय बारू के हवाले से बताया है कि इसी दिन शाम को एक आईबी अधिकारी राव के कहने पर प्रणब मुखर्जी से मिला और शाम तक वो पद की दौड़ से बाहर हो गए। इसके बाद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनने के लिए मनाया गया। मनमोहन सिंह ने कई साल बाद एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर तभी बनूंगा जब मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद राव का कहना था, आपको पूरी छूट होगी, अगर नीतियां सफल रही तो हम सभी उनका श्रेय लेंगे, मगर असफल होने पर आपको जाना होगा। आगे दोनों ने मिलकर नई इंडिया की कहानी की स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। ये पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे जिनकी बदौलत न्यू इंडिया की सोच अब हकीकत में बदल रही है। इतना ही नहीं, इन दोनों की सोच का नतीजा था कि आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देखता है। आज की डेट में कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियंस में शुमार जयराम नरेश ने एक किताब लिखी। उन्होंने बुक टू द ब्रिंक एंड बैंक